हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटेक्ट क्लासेस। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 हमारे अतीत एक जो कि हिस्ट्री है, अध्याय 1 मतलब चैप्टर 1 है जिसका नाम है प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो रशीदा का सवाल है। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वो सोचने लगी, यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। आगे कैसे पता लगाएं, आखिरकार कैसे पता चलेगा कि आपके अतीत में क्या हुआ होगा। तो ये जानने के लिए कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो। कल की कुछ भी, कोई भी चीज़ें आपको दुर्घटना हुई हो कल के डेट में, आपको आज आपको रेडियो के जरिए मिल जाएगा। सुन सकते हो रेडियो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। तो आपको कल के बारे में इजीली पता चल जाएगा। साथ ही ये जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, अगर आपको पिछले साल पता लगाना कि पिछले साल क्या हुआ था, तो वहाँ पे उस व्यक्ति से बात कर सकते हो जो उस समय वहाँ पर रहा होगा। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, ये कैसे जाना सकता है, ये कैसे जाना जा सकता है। तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। सबसे पहले तो आप अतीत के बारे में क्या जान सकते हो, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते हैं, क्या खाते थे, है ना, क्या खाते थे। आज के समय तो आप बहुत सारी चीज़ें खाते हो, लेकिन पहले के समय में इतना उपलब्ध नहीं था। कैसे कपड़े पहनते थे, आज के समय में भी आप तरह तरह के कपड़े पहनते हो, लेकिन पहले के समय इतना ये उपलब्ध नहीं था। किस तरह के घरों में रहते थे। आज के घरे आपके जो आज के जो घरे हैं, जितने भी देखे होंगे आपने, काफ़ी स्टाइलिश घरे बन रहे हैं, लेकिन पहले के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले तो गुफाओं में रहते थे, घनेदार जो पेड़ होते थे उनके नीचे वो रह लेते थे वो। ठीक है, तो यही सवाल जानेंगे कि पहले के लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, है ना, और किस टाइप के घर में रहते थे। आखेटक, हम आखेटकों मतलब आखेटक का मतलब होता है शिकारियों। आखेट का मतलब शिकारी, ठीक, आखेट का मतलब शिकार, ठीक है। पशुपालक, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहित, शिल्पकार, कलाकार, संगीतकार, ये सारी चीज़ें, फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी, ये सारी चीज़ें हमें पता इनके बारे में हम जानेंगे, जो कि इनका इतिहास क्या रहा है। ठीक है, यही नहीं, हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन सा खेल खेलते थे, है ना। आज के समय बच्चे कई सारे गेम खेलते हैं, लेकिन गेम तो अब बंद हो गया, फिजिकली कोई खेलता ही नहीं। अब सब स्मार्टफोन आ गया तो इसका लत लगा हुआ है। तो पहले के टाइम में मोबाइल फ़ोन था नहीं। पहले टाइम में फिजिकली खेल बहुत खेलते थे, है ना। ऐसा नहीं है कि एकदम फ़ोन में लगे हुए हैं। पहले के टाइम में लोग तरह तरह के खेल खेलते थे, है ना, उसको एंजॉय करते थे। तो पहले के टाइम में किस टाइप की खेल हुआ करता था या खेला करते थे, ये सारी चीज़ें हमें कहानियों से पता चल जाता है। कौन सी कहानी सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। तो ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा कि पहले के टाइम में क्या क्या हुआ था। सबसे पहला सवाल तो लोग कहाँ रहते थे पहले के टाइम में, ये जानेंगे। तो यहाँ पर मानचित्र एक पृष्ठ 2 मतलब पेज नंबर 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ, है ना। सबसे पहले तो हमें नर्मदा नदी का पता लगाना है। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। कई लाख वर्ष पहले से लोग इसी नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक का मतलब इकट्ठा करने वाले, जो भोजन इकट्ठा करते थे। ठीक है, पहले के टाइम में फल फूल, ये सारी चीज़ें। उसके बाद संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों के विशाल संपदा से परिचित थे। वो भली भांति जानते थे जंगल के बारे में, और वे अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। मतलब संग्रह मतलब इकट्ठा करते थे। पहले के टाइम में खाना इकट्ठा करके फिर वो खाते थे। वे जानवरों का भी आखेट करते थे, मतलब शिकार करते थे।
ठीक है, आखेट का मतलब शिकार। तो यहाँ पर वो जानवरों का भी शिकार करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और कित्थर पहाड़ियों का पता लगाओ। तो ये सारी चीजें हम मानचित्र में अभी देखेंगे। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। तो आपको पता ही है, जितने भी जानवर हैं यहाँ पर, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना, तो पहले के टाइम में इनको पालतू बनाया क्यों? इनसे फायदा है, आपको गाय से दूध मिल जाता है ना, बैल वगैरह से भी बहुत सारे काम करवा सकते हो आप, भेड़ से आपको कपड़े मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें प्राचीन समय में थे जिनका आप यूज कर सकते थे। उसके बाद बताया गया है कि ये लोग गांव में रहते थे, पहले गांव ही था। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ था। तो सबसे पहले आप जानो ये वाला क्षेत्र, तो पता होना चाहिए आपको कृषि का विकास कहाँ हुआ था, भारत में विंध्य पहाड़ियों के पास, ठीक है। और उत्तर पूर्व में कहाँ पे, गारो, गारो के पास। तो ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कृषि का विकास हुआ, और जहाँ पे इससे पहले क्या, सबसे पहले क्या उगाया गया यहाँ पर, चावल। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। तो सभी चीज़ों का बारे में भी हम मानचित्र में देख लेते हैं। तो ये उपमहाद्वीप का पूरा प्राकृतिक मानचित्र है। सबसे पहले तो देखो ये सुलेमान पहाड़ी, उसके बाद किर्थर पहाड़ी, फिर सिंधु नदी आपको मिल जाएगा जो कि आगे पढ़ेंगे अभी हम। और दूसरे नंबर पर विंध्य पहाड़ियों का भी हमने जिक्र किया था, गारो का किया था। तो ये सारी चीज़ें, नर्मदा नदी ये रही आपकी। तो इन सभी को हमने मानचित्र में देख लिया कि ये कहाँ कहाँ स्थित है। उसके बाद हम मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करेंगे। करेंगे जरूर, बिल्कुल। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं, जो जैसे बड़ी नदी बह रही है उसमें जाके छोटी नदियाँ जाके मिल जाती हैं, तो उसी को हम कहते हैं सहायक नदी। जैसे गंगा की सहायक नदी बात करूँ, यमुना नदी है ना, तो यमुना नदी गंगा नदी से जाकर मिल जाती है, ठीक है। तो ये एक तरह से गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। तो ये बताया गया है कि लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। तो इन्होंने बताया कि ये जो जगह हमने अभी देखी है, यहीं पर ही यहाँ पर नगर फले फूले, इन्हीं नदियों के किनारे, ठीक है। तो इस नदी का पता लगाते हैं एक बार, कहाँ पर ये सिंधु नदी, जहाँ पर लोग रहा करते थे आरंभिक, ये रहा सिंधु नदी, ठीक है। तो सिंधु नदी के किनारे भी ये लोग आरंभ में रहते थे। उसके बाद गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन नदी का पता लगाओ। गंगा की एक और सहायक नदी है सोन नदी, ये भी देखते हैं। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार। तो ये मगध जो है वर्तमान में कौन सी जगह है, ये बिहार है, ठीक है। मगध वर्तमान में कौन सी है, बिहार वाली जगह को बताया गया उन्होंने। इसके शासक बहुत ही पावरफुल थे, शक्तिशाली थे, और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। तो उस समय वहाँ के जो राजा थे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापित उन्होंने उस समय किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। देश के और भी कई हिस्सों में ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। यहाँ पर पढ़ते हैं, पहले देख लेते हैं गंगा और इसकी सहायक नदी सोन नदी, ठीक है। ये मानचित्र हमारा एक आ गया। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये रही हमारी गंगा नदी, ठीक है, और ये इसके नीचे आपको मिल जाएगा सोन नदी, ठीक है। तो यहीं पर सोन नदी है जो कि गंगा नदी की सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं हम। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। तो लोगों ने जो सदैव ये क्या किया, इन्होंने एक हिस्से से दूसरे हिस्से जाया करते थे। पहले के लोग यात्रा करते थे, है ना, ट्रेवल करते थे। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा
समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, क्योंकि पहले के टाइम में भैया पर्वतें होते थे, है ना, जंगल भी होते थे, बहुत दिक्कत होती थी जगह जगह घूमना। आज के टाइम में घूम लेते हो तुम बस से, ट्रेन से, एरोप्लेन से, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि ये सब था नहीं पहले। तो पहले के टाइम में एक ये जोखिम भरी होती थी इन जगहों पर घूमना आसपास। तो रेगिस्तान को पार करना अपने आप में कठिन है, नदियों को पार करना, नदी को पार करना भी टफ था उस समय, है ना, और जंगले थे, काफ़ी खतरनाक जानवर भी थे उस समय। तो ऐसे में यात्रा करना थोड़ा मुश्किल था, असंभव ही, लेकिन फिर भी वो लोग यात्रा करते थे। लेकिन फिर भी ये यात्रा करने के लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। किसी को अगर काम की तलाश करनी थी तो वो भी जाते थे, जैसे आज के समय देख लो, काम की तलाश में लोग आते हैं ना, बिहार से, यूपी से दिल्ली आते हैं ना, उसी तरह से पहले भी काम की तलाश में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, जैसे कि बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया वहाँ पर बहुत ज़्यादा, है ना, तो उस जगह को भी वो छोड़ देते थे और वो कहीं और जाके बसने लगे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। कभी कभी वो दूसरी जगह इसलिए भी जाते थे ताकि दूसरों को पराजित कर कर वहाँ विजय हासिल करके वहाँ पर अपना क्षेत्र अधिकार में लेना चाहते थे। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में, तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने के अवसर मिला है। तो लोग अगर एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो उनके विचार मिलेंगे, उनके विचार अगर आपको मिलेंगे तो कहीं ना कहीं उनका कल्चर, हमारा कल्चर मिक्स हो जाएगा, है ना। इससे क्या होता है, हम एक दूसरे के विचार जानने लग जाते हैं। जैसे चीन से कई यात्री हमारे भारत आए, है ना, यहाँ का वो विचार लेके गए, उन्होंने कुछ अपने विचार दिए। तो ये सारी चीज़ें यात्रा से, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा। एक साइड में उपमहाद्वीप के बारे में लिखा गया, मानचित्र एक में दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, ये दक्षिण एशिया के बारे में बता रहा है कि दक्षिण एशिया में कितने देश आते हैं। तो सभी देश के बारे में पढ़ते हैं। आधुनिक भारत तुम्हें पता ही है। उसके बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। ठीक है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालतम तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। समझ में आ गया उपमहाद्वीप किसे कहते हैं। तो उपमहाद्वीप में ये सारी चीजें आ गई। आगे हम पढ़ेंगे कि आज लोग यात्रा क्यों करते हैं। क्वेश्चन आ गया यहाँ पर कि आज के लोग यात्रा क्यों करते थे। भाई आज लोग यात्रा क्यों करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूमने जाते हैं, है ना। कोई नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया जाता है, उत्तर भारत से दक्षिण भारत, कोई पुरानी जगह पे घूमता है। जितने भी पुराने स्थल है वहां पर तो घूमते हैं ना भाई, जैसे ताजमहल घूम लो। यात्रा करने का और भी कारण हो सकता है, जैसे भी मैंने बताया कि वो बिहार से दिल्ली आ रहे काम के नज़रिए से। तो यात्रा करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। पहले के टाइम में बॉर्डर जो हुआ करते थे ना, यही सब हुआ करते थे। पर्वत, जैसे एक देश है, यहाँ पे मान लेते हैं कोई एक देश, इधर मान लेते कोई एक देश, तो इधर अगर पर्वत है तो इसको सीमा मान लेते थे, और इसी चीज को हम कहते थे प्राकृतिक सीमा। ठीक है। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। भाई आसान तो नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वो ऐसा कर सके, जिन्होंने चाहा वो ऐसा कर भी सके, वो पार भी कर लेते थे। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। तो कुछ उपमहाद्वीप से भी बाहर के लोग आए और यहीं आके बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया।
बिल्कुल भाई, अगर लोग बाहर से आएंगे तो अपने विचार, अपना कल्चर सब कुछ लेके आएंगे, है ना। इससे क्या होता है कि आसपास का कल्चर क्या होता है, ग्रोथ करता है, उनकी परंपरा, ये सारी चीजें समृद्ध होती है इससे। कई सौ वर्ष से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे से विचारों को अपनाते रहे, है ना। हो सकता है कि दूसरे लोगों को वो चीज़ें अच्छे से आती हो, हमें नहीं आती हो, हमें आती हो वो चीज़ें उनको नहीं आती हो, तो एक दूसरे से क्या होता है, साझा हो जाता है, चीज़ें हमें पता लगने लगती है कि उनके विचार और हमारे विचार और हमारी तकनीक और उनकी तकनीक में कितना अंतर है। अगर जो हमें कमी पड़े वो उनसे पूरा कर लेंगे, और जो हमें लगता है कि जो हमें नीड है वो उनसे ले लेंगे, और उनको नीड होगी तो हम दे देंगे उसको नीड। देश का नाम, तो यहाँ पर लिखा है कि देश का नाम, तो अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। तो हमारे भारत देश का नाम इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ये सिंधु, वही सिंधु नदी की बात हो रही है ना। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ, अभी हम वो भी देखेंगे, ईरान और यूनान का पता लगाओ, और लगभग 2500 वर्ष के पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से जाने वाली ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिदोस अथवा इंदोस, मतलब यहाँ पर ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को क्या बोला, हिदोस अथवा इंदोस, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा जाने लगा। समझ में आ गया होगा। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। तो भरत नाम का प्रयोग जो है वो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है, और बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लग गया। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं, एक और शब्द मिला है हमें, ये पांडुलिपि क्या है, तो एक बार देख लेते हैं। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ, ये देखो पांडुलिपि ताड़ के पत्रों से बनाया गया है। ठीक है, देख लेते क्या है। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। बताओ, 1000 साल पहले ये लिखी गई थी। इसके ऊपर किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। तो पता चल गया तुम्हें, ताड़ पत्रों पर पहले लिखी जाती थी चीजें जो कि बहुत कमजोर हुआ करती थी, वो इजीली फट भी जाती थी, कुछ खो जाती थी, कुछ मिल गई तो ठीक है। ठीक है, तो ये पांडुलिपि है, उनके अलग अलग हिस्सों में। अब देखो ये कैसे बांध दिया जाता है। उसके बाद भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। तो देख रहे हो यहाँ पर। आज के लिए इतना है, बाकी आगे पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें आगे अभी छूट रही है तो उसको पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।